Students, Assalamu alaikum. I am Farooq Ahmad Mir, lecturer economics. Today we are going to discuss a new unit 2nd part B of 11th class economics, that is New Economic Policy 1991. जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात करते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी इंडिया में प्लान्स बने थे, द पीरियड ऑफ द मेकिंग प्लान्स वाज बिटवीन 1951 टू 1990. जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए हमारे इंडिया में 1951 से लेकर 1990 ईस्वी तक, उनमें कुछ खामियां रही हैं, कुछ लूपहोल्स रहे हैं. तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनको सही करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को बनाया गया. अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी क्या जरूरत पड़ी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की. बिकॉज इसके पीछे जो रीजंस हैं, नंबर 1, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं और जो इंपोर्ट्स हमारे इंडिया में होते हैं वो ज्यादा हैं. नंबर 3 जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी जो हमारे फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो काफी रेज हो चुके हैं, यानी इन्फ्लेशन है. नंबर 4 इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो इसके साथ साथ ह्यूज बर्डन ऑफ डेबिट्स, इनएफिशिएंट जो मैनेजमेंट है, ये कुछ रीजंस थी. दीज आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. अब जहां हम बात करेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया को जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उससे हासिल करने थे $7 बिलियन डॉलर्स. अब उनको टू चेंज दीज पॉलिसीज, अब उस न्यू पॉलिसी को मरतब करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ जुलाई 1991. अब इसका मेन मुद्दा और मकसद क्या था? तो स्टेबलाइजेशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको स्टेबल करने के लिए, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ उसको बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया. अब यहां पे इस पॉलिसी का दूसरा जो नाम रखा गया LPG, यानी LPG मीन्स L means liberalization, P means privatization and G means globalization. यानी अब जब हम बात करते हैं पहले लिबरलाइजेशन की, तो रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, यानी जो भी लाइसेंसिंग का, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी प्राइवेट सेक्टर पर, उनको रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए. असल में अगर रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, इट मीन्स द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर पर जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको रिमूव करना. मिसाल के तौर पर जो उन्हें लाइसेंस निकालनी पड़ती थी जरूरी, उसको हटा के अब उनको आसानी के साथ उनकी जो एंट्री है ट्रेड में, बिजनेस में होनी चाहिए.
अब इसके साथ साथ जो रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर जो थे वो आप समझ गए। अब इसमें रिफॉर्म्स क्या है? रिफॉर्म्स ये जो हैं ये फिट के जरिए भी FFITT के जरिए भी आप इसको इलाबरेट कर सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल F, दिस F means the financial sector. Second F means the foreign exchange. I means the industrial sector. This T means turf, tags, and last T means trade and investment. अब जब पहले हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे, नंबर 1 इज दिस F इज फाइनेंशियल सेक्टर। Financial sector. When we talk about this sector, it is all about the money. Role of RBI इसमें हम पढ़ते हैं। अब यहां तक यानी अप टू द 1990 जहां RBI रेगुलेटर का काम करता था, वहां अब ये ओनली इट इज नाउ फैसिलिटेटर। अब ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स ICC इसमें आता है, एटसेट्रा। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ इजी एंड एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ बैंक्स। अब नंबर 2 है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिफॉर्म्स जो है, इसमें क्या है कि रिडक्शन इन, इसमें आता है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। जो हमारी रुपए की कीमत कम हो गया है, तो उसको रेज करने के लिए, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स को भी रेज करना पड़ेगा, टू रेज आवर एक्सपोर्ट्स। तो मार्केट और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो उसके बाद जो है नंबर 3 जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, I इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है नंबर 1 पर रिडक्शन इन लाइसेंसिंग किया गया टू इंक्रीज द इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये जो है नंबर 2 टू डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पहले 17 जो इंडस्ट्रीज थी उनके कंट्रोल जो था पब्लिक सेक्टर का था, अब वो 8 पर पहुंचा, और अब सिर्फ 3 पर पहुंचा है। वो है डिफेंस का और ऑटोमोबाइल, एटॉमिक एनर्जी है, और रेलवेज पर। ये 3 इंडस्ट्री जो हैं इनके ऊपर अब पब्लिक सेक्टर का रोल है, बाकी जो है उनको प्राइवेटाइज किया गया। नंबर 3 रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब नंबर 4 जो है टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या किया गया, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस है, और दूसरा जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस है। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ टैक्सेस हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड टू सिंप्लीफाइड। अब इसके साथ साथ जो है इसके और भी कुछ वजूहात हैं, उसको लाया गया है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स है, और ये जो 5 जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, द रिमूवल ऑफ क्वांटिटीज रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, इसमें क्या हो सकता है कि जिसका जितना बिजनेस करना चाहे वो कर सकता है। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटाया गया है,
और जो रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज उसमें कमी लाई गई है। रिडक्शन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग, जो इंपोर्ट ट्रेड करने के लिए जो उसमें जो है लाइसेंसिंग का प्रोसेस है उसको भी हटाया गया है। तो ये था ये। अब हम अगर बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, नंबर 2 जो है प्राइवेटाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर जो है उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, इसी का माने है प्राइवेटाइजेशन। अब इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprise to private sector. It improves only the financial discipline. It improves only, it facilitates the modernization. अब अगर इसके साथ साथ अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स on international trade and capital movements. Basically, their purpose was to create the borderless world. When we talk about the positives of globalization, it access to global market. Number 2, knowledge of new technology. It means the growth of development. अब अगर इसकी हम negatives की बात करें तो mostly favors developed nations or developed countries. Number 2, compromise the welfare of the poor. Number 3, increases economic disparity between rich and poor. ये इसके पॉजिटिव्स है और इसके नेगेटिव्स है ग्लोबलाइजेशन के। अब अगर हम इस आउटसोर्सिंग की बात करें तो इट मीन्स contracting out some activities to third parties which were earlier performed by the organization. India has become a popular country of MNCs because of number 1, low wage rate, क्योंकि हमारे जो यहाँ लोग हैं वो सस्ते में काम करते हैं। नंबर 2, skilled मैन पावर। नंबर 3, कॉल सेंटर्स। नंबर 4, अकाउंटेंसी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आउटसोर्सिंग है हमारे इंडिया में, इसलिए यहाँ पे हर कोई बिजनेस करना आसान है, कोई भी ट्रेड करना आसान है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे स्कूल में भी और थ्रू ऑनलाइन मोड भी कि द फंक्शंस ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं। बहरहाल टिल देन आप घर में अच्छे से रहिए, SOPs को मेंटेन रखिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपके एनुअल एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।